हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 9 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 10 कंप्लीट करने वाले हैं और चैप्टर 10 का नाम क्या है? भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी क्लास 6 के नाम से। ठीक है, तो क्लास 6 की आज हमारा 10वां चैप्टर है, फिर इसके बाद एक और चैप्टर 11वां चैप्टर, मतलब टोटल इसमें कक्षा 6 में टोटल 11 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आज हमारी कंप्लीट हो जाएगा 10वां चैप्टर, कल हो जाएगा 11वां चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद हमारी क्लास 6 की जो बुक होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम क्लास 7 की बुक उठाएंगे, फिर उसके सारे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज चैप्टर 10वां कंप्लीट करते हैं। तो पढ़ना है हमें। अपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा है, यह कहीं कंकड़ पत्थर से युक्त तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या रबेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भांति भांति की मिट्टियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अंडरलाइन जहाँ पर है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमने पहले से ही अंडरलाइन कर लिया है कि बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मेन चीज़ हमें यहीं से पढ़नी है। मृदा, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बंजर, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जो मतलब पेड़ पौधे और सड़े गले ये सब चीज़ें मिलकर जो बनती हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। फिर आगे देखते हैं, यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, किसकी बात हो रही है? ह्यूमस की। तो यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो ह्यूमस के बारे में इम्पॉर्टेंट है कि यह मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब मृदाएं चलते हैं, तो पहली है जलोढ़ मृदा, जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव होता है। ठीक है, इस मृदा में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट काली मृदा। क्या आती है? ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मृदा कहते हैं। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ हो। क्या? लावा का जमाव हुआ हो। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे कपासी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए ये ब्लैक सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत लाभदायक होती है। यह मुख्य रूप से कहाँ पर? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आती है लाल पीली मृदा, जिसे हम रेड येलो सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यह मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इनका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों, खाद एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। क्या? अच्छी फसल उगाई जा सकती है। फिर आता है लैटेराइट मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? लैटेराइट सॉइल। भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है।
भारत में यह मिट्टी केरल कहाँ पर, केरल के मालाबार मतलब पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागाती कृषि की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय, कॉफ़ी, काजू की किसमें, लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मिट्टी। फिर आती है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी मतलब डिजर्ट सॉइल। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है। इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब आती है पर्वतीय मृदा जिसे हम कहते हैं माउंटेन सॉइल। ठीक है, भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसकी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। समझ गए पर्वतीय मृदा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधे बढ़ती चली जा रही हूँ आगे। जहाँ समझाने की ज़रूरत होती थी तो आपने देखा पिछली क्लासों में समझाते हुए हमने चला है। ठीक है, चलिए फिर मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। पहले वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। क्या है, इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, हो गया। दूसरा पॉइंट, मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए वनस्पतियाँ, वेजिटेटेशन। ठीक है, वेजिटेटेशन वेजिटेशन। ये देखिए पेड़ कैसे होते हैं, इतना बड़ा ये पेड़ होता है, फिर उससे ये झाड़ी होती है, फिर ये घास होती है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है जो वनस्पति मानव की सहायता बिना उगती और बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। समझ गए होंगे। फिर आती है प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, जलवायु, मृदा, तापमान और वर्षा। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। चलते हैं आगे। आती है भारत की वनस्पति कैसी है, तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 5 प्रकारों में। पहली है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या है और कौन कौन से हैं। ये हैं 5, पूरे अच्छे से देख लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। क्या है इसका, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, फिर तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स। फिर है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। फिर है ज्वारीय या दलदली वन जिसे हम कहते हैं टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये है 5 प्रकार से। अब इनके बारे में देख लेते हैं। पहला आ जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, देखते हैं। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इनसे सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड। तो याद रखना है महोगनी, एबोनी, रोजवुड और रबड़। ये कैसे वन हैं, ये किस वन के एग्जाम्पल हैं, तो ये हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के। किसके हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के।
फिर से सुनिए, महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड। महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड याद करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट सब में पूछा जाता है, इसलिए हम 4-4 बार याद करवा रहे हैं आपको। महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड। ठीक है, चलिए। फिर दूसरा आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन, यहाँ की जो वर्षा होती है कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हुए हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इस वन को क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। इन वनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वनों में सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, शहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन है, सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, शहतूत, ये सब कौन है, ये मानसूनी वन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ठीक है, ये वन कम वर्षा मतलब 80 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों में क्या आता है, पत्तियां कटीली हो जाती हैं और मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्र की वनस्पतियां जो होती हैं कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ की जो वनस्पतियां हैं कौन कौन है, कीकर, खैर, बबूल, खजूर, कैक्टस, ये सब कहाँ की हैं, ये सब मरुस्थलीय झाड़ियाँ हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये सब कांटे कांटेदार हो जाती हैं अपने पानी को बचाने के लिए। चलिए, फिर आता है पर्वतीय वन कौन से होते हैं, ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाई भी प्रभावित करती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं। तो पूछा जाता है कि शंक्वाकार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मूवियों वगैरह में देखे होंगे आपने। ठीक है, फिर आता है यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार और मैग्नोलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदार बहुत पूछा जाता है, तो देवदार कैसा पेड़ है, ये पर्वतीय वन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है ज्वारीय या दलदली वन। कौन सा, ज्वारीय या दलदली वन। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है, गंगा नदी का डेल्टाई क्षेत्र। यही विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे इन वनों को क्या कहते हैं, हम सुंदरवन कहते हैं। ये है ज्वारीय या दलदली वन, देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, तो ये अपना भारत आ जाता है। देख लीजिए, ये नेपाल है, इधर पे भूटान है, बांग्लादेश है। चलते हैं अब आगे। आगे आ जाता है वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब जो सुंदर वन है इन्हीं को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। फिर आता है वनों से लाभ। वनों से लाभ क्या क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की जो सूची है ये देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, शहद मिलती है, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय, चारा, ईंधन, फल, गोंद एवं लाख, ये सब फर्नीचर, खेल का मैदान, इमारती लकड़ी, रबड़, ये सब जो है ये सब कहाँ से मिलता है, हमें पेड़ों से या वनों से मिलता है। ठीक है, चलिए
अब देखिए वन के अनेक लाभ कौन कौन से हैं। वनों के अनेक लाभ कौन कौन से हैं। पहला है अनेक उद्योग चलाने हेतु जैसे कागज, दिया सलाई, साबुन, बूट पॉलिश आदि कच्चा माल देते हैं। फिर आता है वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखने में सहायता करते हैं, सही है। फिर आता है वर्षा कराने में सहायक होते हैं। फिर आता है पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। फिर आता है बाढ़ को रोकते हैं। समझ गए? चलिए फिर आता है मैंग्रोव वन समुद्र तटों को स्थिर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब आता है वन्य जीव। तो कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकतानुसार या शौक के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम नहीं पालते, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। समझ गए? आज तक जो वन्य जीव बोलते थे आप लोग नहीं समझ पाते थे, तो क्या है आज ये परिभाषा से समझ गए होंगे। देख लीजिए ये कौन है, ये कौन है बच्चों? बताइए क्या है? बंदर। ये कौन है? ये गेंडा है। और ये कुत्ता है, ये चीता या शेर जो भी हो। ये खरगोश है। ये कौन है? लोमड़ी। ये गाय है और ये भैंस है। चलिए शाबाश, सबको पता है। ये शेर होगा, ये चीता होगा, जो भी होगा। ये बकरी है, ये हाथी है। ये कौन है भाई? ये है घोड़ा, जिसमें आप लोग दूल्हा बन के जाएंगे। चलिए पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों के लगातार कटने से वन्य जीवों के जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण ही वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जैसे पशुओं में बाघ, सफ़ेद हाथी, काला हिरण, शेर आदि। इसी प्रकार पक्षियों के गिद्ध, गौरैया, सारस, कौवा आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे गिद्ध पक्षी मरे हुए, देखिए गिद्ध पक्षी मरे हुए पशुओं का मांस खाकर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, किंतु इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। फिर है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहारों की स्थापना की जा रही है, जिसमें वन्यजीव सुरक्षित रहते हैं। अब इनके बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वह क्षेत्र जहाँ शिकार और चराई पूर्णतः बंद होती है, क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान होता है। फिर वन्यजीव अभयारण्य, वह क्षेत्र जहाँ अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जाती है, वो वन्यजीव अभयारण्य होता है। फिर पक्षी विहार आता है, जिसे बर्ड सेंचुरी कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहता है? पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। मैंने अंडरलाइन पहले इसीलिए कर लिया था कि पढ़ाते टाइम ज़्यादा यहाँ वहाँ दिमाग नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट मैंने छांट के रखे हैं। और जहाँ इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो लिख भी दिया। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह क्या कहलाता है? वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? फिर आता है शाकाहारी और मांसाहारी क्या होते हैं? तो शाकाहारी वे जीव जिनका भोजन वनस्पतियों पर आधारित होता है, उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सब। ठीक है। फिर आता है मांसाहारी, वे शाकाहारी जीवों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया। ठीक है। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत को मसालों का घर कहा जाता है। फिर है विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। फिर आता है एशियाई शेर केवल कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के गिर जंगलों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर जंगलों में। ठीक है। फिर आता है असम के जंगलों में हाथी तथा गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी, गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। ठीक है। फिर आता है प्रवासी पक्षी, क्या आता है? प्रवासी पक्षी, जैसे पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। साइबेरियन सारस साइबेरिया से
कब, कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ये सीटेट का क्वेश्चन बन जाता है। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए शब्दावलियाँ याद कर लीजिए। उष्ण का मतलब गर्म, मानसूनी, मौसमी, शंकुआकार, शंकु के आकार का ये बना भी हुआ है। उपोष्ण कुछ गर्म, और मरुस्थल सूखा क्षेत्र, सदाबहार हमेशा सदैव हरे भरे रहने वाले। ये अपना प्यारा भारत। देखिए ये राजा धीरे। अच्छा एक काम करिए, हम ये बोल रहे हैं, आप कमेंट पर छापते जाइए कि ये कहाँ पर है, राजा जी कहाँ पर है, करिए कमेंट। कार्बेट कहाँ है, करिए कमेंट। सरिस्का कहाँ है, करिए। भरतपुर, दुधवा, चंद्रप्रभा, सिमलीपाल, कान्हा, संजय गांधी, गिर। इन सब के आंसर आपको कमेंट पर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर कहाँ है बताइए। चलिए तो यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे अब कुछ क्वेश्चन है तो ये देख लेते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। रबड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सदाबहार वनों में, ठीक है। चलिए फिर आता है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? तो मानसूनी। मरुस्थलीय वन की प्रमुख वनस्पति क्या है? ये है कैक्टस। और उत्तर प्रदेश में दुधवा। शाबाश। तो बस यहाँ से हमारा जो है ये 10वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में 11वां, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।